जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कल के लेक्चर 1 में हम लोगों ने जो ज्योग्राफी का था, इसमें हम लोगों ने जियोमॉर्फिक फोर्स स्टार्ट किया था और जियोमॉर्फिक फोर्स में हम लोगों ने समझा कि जियोमॉर्फिक फोर्स होता क्या है और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है, ये हमने समझा। इसके बाद हम लोगों ने आई हैव गिवन यू सम कंसेप्ट ऑफ मैग्मा एंड ग्रेनाइटिक मैग्मा, बेसाल्टिक मैग्मा। विद द हेल्प ऑफ दैट कंसेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म का कैसे फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कैसे इस अर्थ पर कैम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये हमने समझा। आज हम लोग जो समझेंगे लेक्चर 2 में कि जो जियोमॉर्फिक फोर्स है हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। और एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर हम लोग दूसरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो आई सेड geomorphic force has been divided into two parts, endogenic force, endogenic force and exogenic force। तो जियोमॉर्फिक फोर्स को दो भागों में बांटा गया है, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स में हैज बीन डिवाइडेड। और ये एंडोजेनिक फोर्स को हिंदी में अंतर्जात बल कहते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स को बहिर्जात बल कहते हैं। दिस एक्सोजेनिक फोर्स इज मेड अप ऑफ द वर्ड एक्स। इसमें जो वर्ड छुपा हुआ है वो है एक्स। एक्स का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट, मतलब आउट। तो यहां पर यह कहने का मतलब है कि एक्स का मतलब आउट या एक्सटर्नल फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनिक, मतलब है कि आपका कोई चीज का फॉर्मेशन हो या प्रोडक्शन हो, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। और एक्सोजेनिक फोर्स जनरली थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म बनाता है। तो यदि एक्सोजेनिक फोर्स का डेफिनेशन कहा जाए तो एक्सोजेनिक फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? यस, एक्सोजेनिक फोर्स का डेफिनेशन होगा एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। और कल आप लोगों ने देखा था, कल क्लास में, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या होता है। जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म को मॉडिफाई करता है, उसी को मॉडिफिकेशन जो करता है वो फोर्स है ये। तो एक्सोजेनिक फोर्स क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और प्रीलिम्स में भी और कहीं पे भी आपके स्टेट पीसीएस, पीएससी, किसी भी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल कौन सा फोर्स है जो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म को बनाता है। तो विच फोर्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो उसको आप क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल, एक्सोजेनिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि एक्सोजेनिक फोर्स क्या काम करता है। इट इज ना एक्सटर्नल फोर्स, और साथ में आपने इसके डेफिनेशन को लिख लिया होगा। अब यहां पर आते हैं एंडोजेनिक फोर्स की ओर। एंडोजेनिक फोर्स में वर्ड है एंडो, और इसका मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल तो यहां पर सिंपल है, और जेनिक का मतलब है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन किसका? तो इंटरनल फोर्स और एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और ये जो बनाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर, जो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन मैग्मा से बनकर आया, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म।
सो तो एंडोजेनिक फोर्स कौन सा फोर्स है? यस, एंडोजेनिक फोर्स इज अ फोर्स, इंटरनल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म एंड सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में आप जानते हैं देर इज, वी हैव डन यस्टरडे, देर इज अ कॉन्टिनेंट and ocean you have seen, and second order landform में you have seen mountains, plateaus and plains। तो ये आपने कल देखा था। एंड और एक्सोजेनिक फोर्स जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया कि व्हाट इज एक्सोजेनिक फोर्स एंड एंडोजेनिक फोर्स, और ये जियोमॉर्फिक फोर्स का ही दो पार्ट है। यस आना। तो यदि कोई माउंटेन बना हुआ, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए इट इज फॉर्म बाय द एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स, तो आप बोलोगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब किसके द्वारा है? एंडोजेनिक इंटरनल फोर्स। आने वाले क्लासेस में आप कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा के बारे में पढ़ेंगे, दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। तो ये आपने इसके बारे में आप समझे कि एंडोजेनिक फोर्स क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स क्या है। अब एक्सोजेनिक फोर्स को हम लोग करेंगे, और ये जो एक्सोजेनिक फोर्स का जो क्लासेस है प्रोबेबली इट विल गो फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज जो चलेगा, और इसके अंदर की डीप अंडरस्टैंडिंग आप धीरे धीरे लेंगे। तो एक हम लोग अब, और उसके बाद एंडोजेनिक फोर्सेस पर हम लोग आएंगे और इसकी थोड़ी सी और ज्यादा डीप क्लासेस होंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सोजेनिक फोर्स। और शायद आप लोगों ने डेफिनेशन सभी बच्चों ने लिख लिया है, यदि दोज हु हैव नॉट रिटन, आप वीडियो को पीछे ले जाएं और उसके साथ में आप वहां पर सुनकर उसके डेफिनेशन को लिख लें। एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक force has been divided into two types, दो भागों में बांटा गया है। इट इज वन इज weathering and another is erosion। तो ये जो एक्सोजेनिक फोर्स जो है, वेदरिंग जिसको कहा जाता है, आप अपक्षय को अपक्षय कहते हैं हिंदी में, और इरोजन जो है आपको अपरदन कहा जाता है। सो एक्सोजेनिक फोर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेदरिंग एंड इरोजन। अब ये देखना है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें डेनुडेशन वगैरह है, मास मूवमेंट वगैरह है। मास मूवमेंट का मतलब लैंडस्लाइड वगैरह भी है। तो ये एक्सोजेनिक फोर्स जो है ये एक्सटर्नल एनर्जी, तो धरती पे जो एक्सटर्नल एनर्जी कहने का मतलब है कि यदि मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सटर्नल एनर्जी, तो एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल क्या है? अर्थ के बाहर। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? ऑन द अर्थ सरफेस करता है, और जो एंडोजेनिक फोर्स है वो बिलो द अर्थ सरफेस, इसीलिए उसको इंटरनल एनर्जी इंटरनल कहा जाता है। तो एक्सटर्नल एनर्जी कहां पे काम करता है? आउटसाइड ऑफ द अर्थ, ये आउट साइड ऑफ द अर्थ काम करता है। मतलब है कि अर्थ सरफेस पे काम करता है, अर्थ सरफेस के अंदर नहीं करता, ऑन द अर्थ सरफेस। इज इट क्लियर? तो एक्सोजेनिक फोर्स कहां काम करता है? इट एक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जनरली अर्थ सरफेस पे जो है क्लाइमेट रोल प्ले करता है ज्यादा, सबसे बड़ा, और इसी के द्वारा हम लोग समझाएंगे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको समझना होगा, और हम लोग वेदरिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड देयर आफ्टर यू अंडरस्टैंड द इरोजन। Weathering, if I am talking about, they will also talk about there are the three types of weathering: physical weathering, there is chemical weathering, and there is biological weathering। अब फिजिकल वेदरिंग के भी डिवीजन बहुत सारे होंगे। तो ये एक वेदरिंग के अंदर ये फिनोमेना हम लोग देखेंगे, और इरोजन के अंदर जो फिनोमेना देखेंगे, जो एजेंट होंगे, वो रिवर है, रिवर, ग्लेशियर, wind and oceanic
वेव्स। रिवर लैंडफॉर्म बनाएगा, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, एंड द विंड विल मेक एवलियन लैंडफॉर्म और इट इज नोन एज आल्सो एरिड लैंडफॉर्म, और ओशियानिक वेव जो है कोस्टल लैंडफॉर्म बनाएगा। तो ये एक आपको खाका दिया है दैट आई हैव गिवन इन अ काइंड ऑफ व्हाट flow chart that it is to be covered, but this section itself it will take a very long time, and the erosion will also take very long time. So exogenic force may weathering is going to take 2 to 3 days, and in the erosion the river landform it will take 2 to 3 days, and the glacier landform it will take 2 days 3 days, wind landform 2 3 days, and then oceanic waves it will take 2 3 days. Means this section itself it will take around 12 days, and then weathering will take around 2 to 3 days. So let us start with the first aspect of understanding what is weathering. Now we are going to understand what is weathering. What is weathering? वेदरिंग को हमें अब समझना है कि वेदरिंग क्या होता है। आपको एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में डालना होगा कि सपोज एक रॉक है और यहां पे डे टाइम में क्या हुआ, सन रेज आ रहा है। व्हेन द सन रेज आर कमिंग, तो ये रॉक इस हीट को लेकर थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा। इस हीट को लेकर जब एब्जॉर्ब करेगा, तो गर्म से कोई भी चीज एक्सपैंड होता है, तो ये रॉक थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा इन द डे टाइम। तो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल, मान लीजिए कि नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल है वो है नॉर्मल साइज, ये दिस इज योर नॉर्मल साइज, और नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पर। तो इन द डे टाइम इट इज एक्सपैंडिंग। व्हाट इट इज हैपनिंग? यस, रॉक इज एक्सपैंडिंग। और एक्सपैंड करने वाला कौन है? यस, टेल मी। हीट, जिसको हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। हीट या टेम्परेचर एक्सपैंड कर रहा है। नाइट में क्या हो जाएगा? इन द नाइट टाइम यही चीज, और हर सब्सटेंस अपने स्पेसिफिक हीट के अनुसार से, जो आप क्लाइमेट की क्लास में पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, तो अपना जो सब्सटेंस है, या जाके अपना एनसीईआरटी के बुक में चाहे गूगल करके स्पेसिफिक हीट समझ लें। और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि यस, नाइट में जब वो अपना सब्सटेंस जो हीट रिलीज करता है, यहाँ पर क्या होगा? हीट, हर सब्सटेंस इस इनवर्स में, यदि वहां पे सन रेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नाइट है, और नाइट नहीं आ रहा है तो हीट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। और जब ये रिलीज करेगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा? एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये लगातार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब फैलाव होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो धीरे धीरे रॉक टूटने लग जाएगा। इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग, छोटे छोटे पोर्शन में टूटने लग जाएगा, एंड दैट इज नॉन एज अ डिसइंटीग्रेशन। तो ये जब एक्सपैंड करेगा, जब ये कोई चीज एक्सपैंड करता है तो उसके ऊपर टेंशनल फोर्स लगता है, यस और नो, टेंशन लगता है। और जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सपेंशन के समय में टेंशनल फोर्स लगेगा। विच फोर्स? टेंशनल फोर्स। और कॉन्ट्रैक्शन के समय में क्या होगा? जो फोर्स, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंप्रेशनल फोर्स लगेगा। मतलब है कि आपस में वो कंप्रेस होंगे, कंप्रेशनल फोर्स। तो इसके वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से इसके बीच की जो बॉन्डिंग होगी, पार्टिकल्स रॉक्स की जो बॉन्डिंग होगी, धीरे धीरे इसके बीच में जो है वो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स और रॉक्स के बीच में बॉन्डिंग कमजोर होगी, टूटने लग जाएगा। फिर ये टूटकर धीरे 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लग जाएगा। फिर ये पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स से टूटकर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और ये फाइनली आपको सॉइल बन जाएगा। तो एक रॉक को आपने देखा कि कैसे अपने ही स्थान पर टूट के सॉइल, पहले वो बड़े बड़े ब्लॉक में टूट रहा है, फिर छोटे छोटे ग्रेन्स में टूट रहा है, फिर सॉइल बन जा रहा है। तो ये किसने तोड़ा?
हीट और टेम्परेचर ने तोड़ा। तो यहाँ पे हीट का भी रोल देख लिया आपने, टेम्परेचर का भी रोल, लेकिन ये टूटकर दिस रॉक इज नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। मैं अभी आपको वेदरिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस प्रकार जो कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन आ रहा है उससे एक फोर्स आ रहा है इसके बीच में, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। बीच में क्या आ रहा है? प्रेशर। तो जब प्रेशर आ जाए और टेम्परेचर आ जाए, तो जब इस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर से जब कोई रॉक टूटे, तो इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे आप? इस वर्ड को कभी सुने होंगे आप, डिसइंटीग्रेशन। तो ये भी आपका क्या है? वेदरिंग। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टूट कर कहीं और नहीं गया, ये टूट कर कहीं और नहीं गया, ये अपने ओरिजिन में ही है, जिसको हम लोग बोलेंगे इन सिटू। ओरिजिन का मतलब है इन सिटू। तो इसके डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सिटू। तो यहां पर क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू पार्टिकल्स ऑफ रॉक बाय, आई सेड दैट हीट एंड टेम्परेचर से आपने देखा, टेम्परेचर और हीट देखा आपने, यस और नॉट। और टेम्परेचर को देखा और प्रेशर को देखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। क्या बोलेंगे हम? फिजिकल फैक्टर से हमारा रॉक टूटा। जब रॉक फिजिकल फैक्टर से टूटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। हम लोग फिजिकल फैक्टर से टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसइंटीग्रेशन। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया कि हीट और टेम्परेचर से डे टाइम में रॉक एक्सपैंड करेगा हीट एब्जॉर्ब करके, नाइट टाइम में वही सन के एब्सेंस में क्या करेगा? ये हीट को रिलीज करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये ऐसा हजारों साल तक चलने से धीरे धीरे रॉक, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल रॉक में टूटेगा, फिर धीरे धीरे छोटे रॉक में टूटेगा, बड़े ग्रेनुलर ग्रेन्स में, फिर ये सॉइल बदल जाता है। तो जिस टेम्परेचर और प्रेशर, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रेशर आ जा रहा है, जिसमें इसके वजह से ऐसे टूटने की प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ सच ब्रेकिंग इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। ध्यान में रखेंगे, ऐसे ब्रेकिंग को हम क्या कहेंगे? डिसइंटीग्रेशन। इज इट ओके? तो ये एक आइडिया हो गया कि आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने समझा कि डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, दूसरा आपने ये समझा फिजिकल फैक्टर से होता है, और तीसरा आपने समझा इन सिटू। और डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है? आपका फिजिकल फैक्टर से, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल फैक्टर से रॉक कैसे टूटता है। अभी भी हम लोग वेदरिंग समझ रहे हैं, वेदरिंग के डेफिनेशन को पूरा अच्छे से समझेंगे। कई बच्चे, चाहे वो जीएस ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हो, या किसी स्टेज पर भी आप कोई प्रकार से भी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर उन्हें वेदरिंग ही क्लियर नहीं होता है और वो ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने चल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप हर एक के बेसिक्स को ध्यान दें। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि केमिकल फैक्टर से कैसे रॉक अपने इन सीटू में ही टूटेगा। केमिकल फैक्टर, और केमिकल फैक्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका वाटर का रोल होता है। किसका होता है? वाटर का रोल होता है। और दूसरा आपका केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन। यस, आपने कभी ये देखा होगा, यू हैव सीन, कि आपके अपने घर में, जब आपका घर में आसपास जो दीवार है, द वॉल ऑल अराउंड द हाउस इन योर बाथरूम, यदि वो टाइल नहीं लगा हुआ है और आप नहाते होंगे, तो वो चीजें, जो पानी आप नहा रहे हैं, वो पानी जाकर किसमें है? इट इज अटैच्ड विद द वॉल, वॉल के साथ अटैच्ड हो जाता है, और धीरे धीरे वो एरिया फूलने लग जाता है। जैसे ही आप पानी जाएगा, व्हेन द वाटर विल गो along the wall, then in that porous area water will be absorbed. वाटर उसमें क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब होगा। और जैसे ही वाटर वॉल को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्सपैंड करेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि वाटर क्या वाटर का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। वाटर का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। इसी तरह सोचें कि जब रेनफॉल होगा, रॉक पे गिरेगा, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ तो ऊपर से चला जाएगा और उसके पोरस एरिया में वाटर एब्जॉर्ब होगा। जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वो रॉक थोड़ा क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपेंशन होगा। और जब रेनफॉल नहीं होगा तो वो धीरे धीरे वो रॉक क्या करेगा? धीरे धीरे वाटर का रॉक में से क्या होगा? एवापोरेट होगा। क्या होगा? एवापोरेट होगा। इसी तरह जब बाथरूम में आप नहीं नहा रहे होंगे तो उस समय जो दीवार का पानी है वो एवापोरेट करेगा,
और जैसे ही एवोपरेट करेगा उसके पोरस एरिया में से, तो वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा और लगातार आप डेली नहाएंगे, पानी जाएगा और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे वहां का दीवार कमजोर हो जाता है और कुछ समय के बाद आप देखते हैं वो टूटकर बाहर गिरने लग जाता है। तो एक तो आपने देखा कि वाटर का रोल कैसे प्ले कर रहा है। इसी तरह भारत में जहां जहां हैवी रेनफॉल होता है, द रीजन हैविंग, वो तो हर जगह जहां जहां रेनफॉल होता है उस रीजन में आप क्या देखेंगे, रॉक वाटर को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये रॉक टूटकर धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होने लग जाता है। लेकिन कहां पे होता है? इट इज हैपनिंग इन सीटू, उसी ओरिजिन में, कहीं और नहीं जाता है। इट इज हैपनिंग इन सीटू। तो रॉक पे देखें या बाथरूम में, कभी कभी आपने देखा होगा दीवारों पे पानी रिस रहा है, मतलब सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर कमिंग आउट, कहीं कहीं से लीक हो रहा है। धीरे धीरे दीवार का वो एरिया फूलता है, फिर उसके बाद उसमें से पानी एवोपरेट होके तो वो एरिया आपका ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर को टूटने से, वाटर के हेल्प से टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन। ये आपने ध्यान दे लिया, डिकम्पोजिशन। और जो टेम्परेचर और प्रेशर से टूट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिसइंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर आपको प्रेशर भी आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है? प्रेशर भी आ रहा है। तो यहां पे डिकम्पोजिशन के साथ डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन। और यहां पे डिसइंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, वाटर कर रहा है। अब एक दूसरी बात करें हम लोग कि आपको पता है कि हवा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हवा में सल्फर के भी ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वहां पर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, ऊपर में क्लाउड है, उसके साथ रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। और ये आपका जो है H2SO4, और ये डाइल्यूट एसिड बन गया। यहां पर कैसा बन गया? डाइल्यूट। बहुत कमजोर है, मतलब ये नहीं कि आपके शरीर पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड बन गया। और ये धीरे धीरे एसिडिक रेनफॉल करेगा। कैसा करेगा? एसिडिक रेनफॉल। जब ये एसिडिक रेनफॉल करेगा उसके वजह से वो रॉक पे गिरेगा, और रॉक पे गिरने के बाद वो रॉक को केमिकली ब्रेक करेगा, केमिकली ब्रेक करेगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो डिकम्पोजिशन कर रहा है। क्या कर रहा है? डिकम्पोजिशन। क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन करके तोड़ रहा है। तो जब वाटर एंड केमिकल रिएक्शन रॉक को, पार्टिकल्स ऑफ रॉक में तोड़े, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस, डिकम्पोजिशन। और ये हो कहां पे रहा है? इट इज हैपनिंग इन सीटू। ये तो समझ में आ गया आपको। तो आपने एक वर्ड देखा, फिजिकल फैक्टर। अभी आपने देखा टेम्परेचर प्रेशर। और टेम्परेचर प्रेशर से जब कोई रॉक टूटेगा अपने इन सीटू में ही, दैट इज नॉन एज डिसइंटीग्रेशन। और केमिकल रिएक्शन और वाटर से जब टूटेगा तो दैट इज नॉन एज डिकम्पोजिशन। और ये केमिकल फैक्टर से, लेकिन टूट कहां रहा है? इट इज ब्रेकिंग इन सीटू। इट इज ब्रेकिंग इन सीटू। सो ये आपको ये क्लियर हो चुका कि हाउ डू द, आपने केमिकल फैक्टर से रॉक को ब्रेक होते हुए देखा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या एनिमल और प्लांट्स भी रॉक को तोड़ते हैं। एनिमल और प्लांट्स भी रॉक को तोड़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या बायोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द रॉक, तो यस, दो बायोलॉजिकल फैक्टर में या बायोटा में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका क्या होता है? प्लांट, जिसको हम लोग फ्लोरा कहा जाता है, फ्लोरा, दैट इज नॉन एज फ्लोरा। और दूसरा है एनिमल किंगडम, जिसको आप फौना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फौना। अब यहां पर हम लोग देखें, प्लांट जब है, प्लांट के जड़ से केमिकल निकलता है। आपको पता है प्लांट के जड़ से क्या निकल रहा है? केमिकल। किससे? रूट से। तो रूट्स क्या दे रहा है? यस, यदि कहीं पे रूट्स को आप देख रहे हैं जड़ में, तो वो केमिकल दे रहा है। क्या दे रहा है? केमिकल्स दे रहा है। साथ साथ में स्लोली एंड स्लोली द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री स्टार्ट ब्रेकिंग। जब वो ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद वो रॉक पे गिरेगा, और वो ऑर्गेनिक पार्ट है, और वो ऑर्गेनिक पार्ट फिर धीरे धीरे रॉक से रिएक्ट करेगा। तो
जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री, जो वो क्या है, यस ऑर्गेनिक है, और ये ऑर्गेनिक भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो रूट्स अपना एसिड छोड़ रहा है, ऑर्गेनिक भी अपना रिएक्ट कर रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा आपका क्या हो रहा है, यस केमिकल रिएक्शन के द्वारा रॉक टूट रहा है। तो पेड़ केमिकल रिएक्शन कर रहा है विद द रॉक्स एंड हेल्प इन ब्रेकिंग द रॉक्स। और यहां पर इसको क्या बोलेंगे, केमिकल, ये एक प्रकार से केमिकल वेदरिंग कर रहा है, और इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन कर रहा है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर हमें क्या दिखा, डिकम्पोजिशन। क्या दिखा, रॉक टूट रहा है लेकिन केमिकल से। कभी कभी आपने देखा होगा, सपोज करें कि यहाँ पे रॉक है और एक यहाँ पर पेड़ है, और पेड़ का रूट्स अंदर होता है, यस। और जब ये पेड़ का रूट्स इनसाइड द क्रैक्स, जब ये क्रैक्स के अंदर में रहता है, तो आसपास से वो मिनरल ले लेके इसके जो रूट्स होते हैं मोटे होने लग जाते हैं। रूट्स क्या होने लग जाता है, मोटा। और जैसे ही इट स्टार्टेड थिकिंग, तो ये साइड में प्रेशर देने लग जाता है। क्या देने लग जाएगा, साइड में प्रेशर, और क्रैक को और बड़ा करने लग जाएगा और धीरे धीरे रॉक को तोड़ेगा। तो यहां पर जो रूट्स है, यहां पे जो रूट्स क्या कर रहा है, यस प्रेशर से, रूट्स जो है प्रेशर से रॉक को तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है रूट्स, प्रेशर से। तो यदि ये प्रेशर से तोड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस जब प्रेशर से तोड़ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकली तोड़ रहा है, डिसइंटीग्रेशन फिजिकल फैक्टर से। तो ये डिसइंटीग्रेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन। इसका मतलब है प्लांट जो है केमिकली भी तोड़ रहा है और प्रेशर से भी तोड़ रहा है। तो डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन दोनों कर रहा है प्लांट। अब यही चीज एनिमल के अंदर भी हम लोग देखते हैं। एनिमल भी ये दोनों चीजें कर रहा है। कैसे कर रहा है, यदि आप कुछ एनिमल को देखेंगे, वो कैसे एनिमल होते हैं, बोरोइंग एनिमल। कैसे एनिमल होते हैं, बोरोइंग। वो छेद करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, जंगल आप देखोगे डेजर्ट में होंगे, रॉक में, कहीं पे भी वो छेद बनाकर अंदर घुस जाते हैं। चींटी, एंट, टर्माइट्स, डिफरेंट चीजों को आप देखेंगे, एंड डिफरेंट डॉग्स, जैकल, ये सारी छोटे छोटे कई रैट, ये सब क्या करते हैं, ये रॉक में छेद कर देते हैं। और छेद करने से मतलब रॉक को तोड़ रहे हैं। और कैसे तोड़ेंगे, प्रेशर से तोड़ेंगे, अपने हाथों से, अपने लिम्स की सहायता से, दे विल ब्रेक इट। तो ये बोरोइंग जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फिजिकल फैक्टर से तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है यहां पर वो क्या कर रहे हैं, डिस इंटीग्रेशन। व्हाट दे आर डूइंग, डिस इंटीग्रेशन। और डेली ये अपना यूरेनेशन छोड़ते हैं, साथ में सॉलिड वेस्ट छोड़ते हैं, और वो भी रॉक से रिएक्ट करके, तो केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे। उनका जो वेस्ट पार्ट होगा, द वेस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल, चाहे वो मर जाए या डेली वो यूरेनेशन और सॉलिड वेस्ट का आपको डिफेकेशन कर रहे हैं, तो वो भी केमिकली रॉक से रिएक्ट करेगा। जो वेस्ट होगा केमिकली रिएक्ट करेगा और रॉक को आपको डिकम्पोज करेगा। तो यहां पे भी रॉक एनिमल क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो डूइंग डिकम्पोजिशन एंड ऑल्सो डूइंग डिसइंटीग्रेशन। तो ये चीज आपने समझा कि रॉक फाइनली छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है। एंड वो कैसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, यस छोटे छोटे पार्टिकल में, फिजिकल फैक्टर से। तो रॉक किसके वजह से टूट रहा है, यस टेल मी, रॉक किसके वजह से टूट रहा है, यस टेल मी, फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल से टूट रहा है। एंड अनदर वन केमिकल फैक्टर से भी इट इज ऑल्सो ब्रेकिंग। केमिकल फैक्टर ऑल्सो लीड्स टू ब्रेकिंग। और साथ में आपने बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम है, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर भी क्या कर रहा है, केमिकली तोड़ रहा है, यस एंड ऑल्सो फिजिकली तोड़ रहा है, फिजिकल फैक्टर के लिए काम कर रहा है इसमें। तो इसका मतलब है कि ये डिसइंटीग्रेशन कर रहा है, ये डिकम्पोजिशन कर रहा है, और जो बायोलॉजिकल फैक्टर है डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन दोनों कर रहा है। और ये सब हो कहां रहा है, रॉक टूटकर वहीं रह जा रहा है। कहां पे रह जा रहा है, वहीं पर, इन सीटू। अब मैं इसका यदि डेफिनेशन दूं कि व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ दिस, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ दिस वेदरिंग का। अब डेफिनेशन हम लोग देने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग।
यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहली बात तो ये अपने स्थान पे ही टूट रहा है, तो अब डेफिनेशन बनाने का तरीका सीखते हैं, हाउ टू मेक डेफिनेशन। पहला तो ये अपने स्थान पे ही टूट रहा है, इन सीटू है, तो इसका मतलब है ये डायनामिक फोर्स ना होकर कैसा फोर्स है, यस, स्टैटिक फोर्स है। ये समझ में आ गया, तो इसका मतलब वेदरिंग इज ए स्टैटिक फोर्स। और वेदरिंग में आपको क्या दिख रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन, और साथ में डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, यस, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स हो रहा है। इज इट क्लियर? और उसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन किसके वजह से हो रहा है, यस, फिजिकल, केमिकल एंड किस फैक्टर से हो रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर से हो रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर से हो रहा है। और ये टूट रहा है जब रॉक यहां पर पार्टिकल्स ऑफ रॉक में छोटे छोटे, तो अपने स्थान पे ही टूट रहा है, तो इन सीटू। अब इसका डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं कि व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग को यदि आप किसी बच्चे से जाके पूछेंगे, वेदरिंग मतलब तोड़फोड़ है। इरोजन का मतलब क्या है, इट इज ओनली तोड़फोड़, मींस एवरीवेयर इट इज ब्रेकिंग। लेकिन देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, जमीन आसमान का अंतर है। और यदि इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट क्लियर, तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा आपका। एंड बहुत बार आपने यू हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटीज बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यस वेदरिंग कह दिया, इरोजन कह दिया, आप उसी को समझ लिए कि सब कुछ है, कहीं वर्ड आ गया डेनुडेशन, वो भी वही चीज है। सो आपने अब इसका वेदरिंग का डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे, तो मैं बोलूंगा इट इज ए स्टैटिक फोर्स इन विच, it is a static force in which there is a disintegration and decomposition of rocks into particles of rock by physical, chemical and biological factor in situ। ये इसका डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज द वेदरिंग डेफिनेशन? यदि ऐसा आंसर लिखेंगे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या मेंस में, तो एग्जामिनर अपने आप ही आपको एक अच्छा मार्क्स देने की कोशिश करेगा और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वेदरिंग कैसा फेनोमेना है, स्टैटिक फेनोमेना या डायनामिक फेनोमेना? ये रॉक को तोड़कर अपने स्थान पे ही रखता है। सो ये टूटेगा और कहीं और नहीं जाएगा। तो लिखेंगे आप द डेफिनेशन, आप लिखेंगे, बोल रहा हूं जॉट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इरोजन की ओर और आपको इरोजन आपको फिर समझाऊंगा। एंड इरोजन के बाद डेनुडेशन एंड देयर आफ्टर आपका फिर वेदरिंग स्टार्ट होगा, जिसमें कि फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। यहां पे हम लोग देख रहे हैं, यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग? इट इज एन स्टैटिक फोर्स, इट इज एन स्टैटिक फोर्स in which there is, it is a static force in which there is disintegration and decomposition of rocks, in which there is a disintegration and decomposition of rocks into particles of rock by physical, chemical and biological factor, physical, chemical and biological factor in situ। तो इसका मतलब है कि आपने रॉक को अपने स्थान पर ही तोड़कर क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, वीकेंड कर दिया, तोड़ दिया और उसको वीकेंड कर दिया, लूजन कर दिया, या आप ये कह सकते हैं। तो एक प्रकार से आपको वेदरिंग का डेफिनेशन समझ में आ गया कि व्हाट इज, ये तोड़ने की प्रक्रिया है, इट इज अ ब्रेकिंग, इसमें डिसइंटीग्रेशन भी शामिल है, डिकम्पोजिशन भी है, और रॉक को तोड़ता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर से, इन सीटू वहीं पर रहता है और कहीं नहीं जाता है। अब हम लोग इरोजन को देखते हैं, व्हाट इज इरोजन। इरोजन समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें डेनुडेशन भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आप सोचिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, बड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब हम लोग इरोजन को देखने जा रहे हैं, व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या होता है? तो
इरोजन जो है, इरोजनल एजेंट्स कौन है आप जानते हैं? इरोजनल एजेंट्स आर रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड एंड ओशियानिक वेव्स। ये सारे क्या हैं? और ये सारे डायनामिक है। रिवर भी क्या होता है? चलता हुआ, इट इज ऑल्सो मूविंग। ग्लेशियर क्या है? मूविंग आइस, रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस इन द माउंटेनस रीजन, हायर माउंटेनस रीजन। और कहीं कहीं पर टुंड्रा और कोल्डर रीजन में जाएंगे तो प्लेन एरिया में ही मिल जाएगा। तो ग्लेशियर इज एन आई सेड दैट रिवर ऑफ आइस, विंड भी मूव करता है एंड ओशियानिक वेव्स भी मूव करता है। सपोज करो एक रिवर है एंड इन द रिवर देयर इज वाटर, और ये वाटर मूव कर रहा है। ये व्हाट इज मूविंग? वाटर इसमें मूव कर रहा है। तो आपने कभी देखा होगा रिवर में व्हेन द वाटर इज मूविंग, तो ये वाटर जब मूव करते रहता है तो ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि आज आपने देखा कि रिवर के आसपास का जो बैंक है वो पूरा टूट गया एक साल में। मतलब क्या होता है कि जब व्हेन द रिवर मूव्स तो नीचे में बगल में जो रॉक्स हैं, जो बगल में ये जो रॉक पार्टिकल्स है, यहां पर जो रॉक पार्टिकल्स होंगे जो कमजोर हो गए हैं। कौन से रॉक पार्टिकल कमजोर हो गए हैं? जो वेदर्ड हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वेदर्ड हो गए हैं। उनको ये रिवर क्या करता है? हटाता है और अपने साथ ले जाता है। ये नहीं कि रिवर आके चट्टान को तोड़ दिया और ले गया, लेकिन उसमें से किसको ले जाता है? यस टेल मी। रिवर किसको लेकर जाएगा? जो रॉक पार्टिकल्स जो बैंक ऑफ द रिवर में जो कमजोर हैं, वेदर्ड हो चुके हैं, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर से कमजोर हो चुके हैं, उसको हटाना, रिमूवल ऑफ दैट, इस घटना को इरोजन कहा जाएगा। इसी तरह ग्लेशियर भी पहाड़ों पर अपने साथ रॉक पार्टिकल्स ले जाता है। डेजर्ट एरिया में विंड भी अपने साथ पार्टिकल जो वेदर्ड हुए रहेंगे, जो कमजोर रहेगा, उसको ले जाएगा। यस। और ओशियानिक वेव्स भी क्या करेगा? वेदर्ड पार्टिकल को कोस्टल एरिया में ले जाता है। इसका मतलब है कि इरोजन क्या है? यदि आप वेदरिंग अच्छे से समझ चुके हैं, इफ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड वेदरिंग, तो इरोजन इजिली, वेदरिंग का आपका अच्छा समय खासा लिया जो समझे आप। अब इरोजन उसी पे डिपेंडेंट है। तो हमने क्या बोला? इरोजन क्या है? इरोजन इज, पहला पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक। वेदर्ड जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग से, वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक। यस और नॉट? ये क्या है? टेल मी। इट इज अ रिमूवल ऑफ वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक। वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक। और ये कौन हटा रहा है? यस टेल मी, हु इज रिमूविंग? इट इज रिमूव्ड बाय रिवर, it is removed by glacier, it is removed by wind, it is removed by oceanic wave. These are erosional wind agent हैं, इसके द्वारा हटाया जा रहा है। यस or not? और ये जब हट रहा है तो ये कैसा फेनोमेना है? स्टैटिक फेनोमेना है या डायनामिक फेनोमेना है? तो कोई चीज चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डायनामिक। तो ये कैसा हो गया? यस टेल मी। डायनामिक फोर्स। ये कैसा फोर्स होगा? डायनामिक फोर्स। तो इरोजन कैसा फोर्स है? टेल मी, व्हाट इज द इरोजन? इरोजन इज अ डायनामिक फोर्स। यस और नॉट? इरोजन इज व्हाट? डायनामिक फोर्स इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ, erosion is a dynamic force in which there is a removal of weathered particles of rock by river, glacier, wind and oceanic waves. By river, glacier, wind and oceanic waves and followed by transportation. मतलब है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट भी तो करता है। जो पार्टिकल्स लेगा, यदि डायनामिक है मतलब यहां का पार्टिकल तोड़ा तो कहीं दूसरी जगह लेके जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा। यस है ना? इट विल ऑल्सो डू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल। तो हमने क्या बोला? अब आपको शायद ये क्लियर हो चुका है व्हाट इज इरोजन। इरोजन इज ए डायनामिक फोर्स इन विच, आप साथ में लिख भी लेंगे, इरोजन इज ए डायनामिक फोर्स इन विच देयर इज
removal of weathered particles of rock by river, glacier, wind and oceanic waves followed by ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये आपका इरोजन हो गया। आपको क्लियर हो गया इरोजन? एंड वेदरिंग इज इन स्टैटिक फोर्स। वेदरिंग इज इन व्हाट? स्टैटिक फोर्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, टेल मी, सबसे पहले वेदरिंग होगा या इरोजन होगा? यस टेल मी। तो इरोजन में आपने देखा कि जो वेदरिंग पहले हो चुका है, द रॉक विच हैज बीन वेदर्ड एंड कन्वर्ट इनटू पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ रॉक, उसको हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रक्रिया इरोजन है। इसका मतलब है कि आपको क्या होगा, पहले इरोजन होगा या वेदरिंग होगा? प्लीज कीप ऑन गिविंग योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स आल्सो बेटा। आपको इस प्रकार की ज्योग्राफी सीख लोगे, द काइंड ऑफ ज्योग्राफी आई विल टीच यू वेयर you can talk to the any level of teacher, faculty, and even you can talk to the better those who have given mains interview and having a geography optional। लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा कि आपके जीएस ज्योग्राफी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या आईएएस हो, आईएएस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें यदि क्वेश्चन आए तो आपका कोई छूटे ना, एंड आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, क्योंकि एक ज्योग्राफी एक साइंटिफिक नेचर वाला सब्जेक्ट है। तो हमने कहा वेदरिंग सबसे पहले होगा, इट विल डन फर्स्ट एंड इट इज फॉलोड बाय, यस टेल मी, सेकंड इरोजन। इरोजन वेदर पार्टिकल्स को ही हटाता है। दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? बट तो ये आपको समझ में आ चुका है कि फर्स्ट वेदरिंग और रिवर नॉर्मली यही होगा, लेकिन यदि इफ river has high discharge of water, high discharge of water, यदि बहुत तेज पानी आ रहा है और बहुत ज्यादा हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर और फ्लड काइंड ऑफ कंडीशन है और पानी तेज आ रहा है, तो विदाउट वेदरिंग, बिना वेदरिंग का ही, विदाउट वेदरिंग इरोजन रॉक को क्या कर देगा? और रॉक को अपने प्रेशर से डिसइंटीग्रेट कर देगा और डिकम्पोज करके तोड़कर ले जाएगा। डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज करके रॉक को क्या करेगा? ले जाएगा। यदि इफ रिवर हैज हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर, इसी तरह इफ द ग्लेशियर इज मूविंग वेरी फास्ट, तो बिना वेदरिंग को उसको तोड़ के ले जाएगा। विंड इट इज मूविंग वेरी फास्ट, तूफान टाइप का आया हुआ है, तो देन इट कैन ब्रेक। एंड ओशियानिक वेव बहुत सुनामी टाइप का बड़ी तेजी से आया हुआ है, या स्टॉर्म सर्ज है, जब साइक्लोन आता है तो कोस्टल एरिया में स्टॉर्म सर्ज आता है, तो दैट टाइम बिना वेदरिंग का ही इरोजन हो जाएगा। अदरवाइज वेदरिंग के बाद इरोजन होता है। दिस इज क्लियर? सो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि वेदरिंग एंड इरोजन हैज अ ग्रेट डिफरेंस। वेदरिंग एंड इरोजन हैज अ ग्रेट डिफरेंस, और वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय कहते हैं, इरोजन को अप्रदन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर वॉचिंग कि डेनुडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन। यदि आपने वेदरिंग इरोजन अच्छे से समझ लिया है आपने, तो डेनुडेशन आपको इजी रहेगा। और दोज हु हैव ज्वाइंड इट लेट, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, वो क्या करें कि इसको पीछे से जाके पूरा वीडियो देखें बेटा, और लेक्चर 1 पहले देखें, फिर लेक्चर 2 देखें। बीच बीच में देखने का कोई फायदा नहीं है। इस क्लास को, ये आपको एंटरटेनमेंट क्लास नहीं है, लेकिन पढ़ाई आपको एंटरटेनमेंट के थ्रू है कि जो आपके जो रियल में जो ब्लॉक्स थे दिमाग के, वो मैं खोल दूंगा। देन यूल एंजॉय इफ यू वांट टू स्टडी। यदि इफ यू वांट टू स्टडी देन आई कैन टीच यू बेटर। सो डेनुडेशन क्या है? आपको ही पता है कि सबसे पहले क्या होता है रॉक में। यस टेल मी। फर्स्ट व्हाट विल हैपन? वेदरिंग। यस, उसमें आपको क्लाइमेटिक फेनोमेना रोल प्ले कर रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ये सब, वाटर वगैरह, वाटर का मतलब रेनफॉल, ये सब काम कर रहा है। और वेदरिंग के बाद क्या होता है? टेल मी।
इरोजनल एजेंट उसका इरोजन करते हैं रॉक्स के पार्टिकल का, और इरोजन करने के बाद उसको कहीं जाकर दूर, जहां पर रिवर किसी पार्टिकल्स को कैरी नहीं कर पा रहा है, यदि रिवर बहुत तेजी से चल रहा है तो उसको यूथ कहेंगे, वो यूथ स्टेज में मूव कर रहा है माउंटेनस एरिया में। इफ द रिवर थोड़ी से इट कम्स इनटू प्लेन एरिया, मैदानी एरिया में धीरे जाता है तो उसकी स्पीड स्लोप कम हो जाता है, स्पीड कम तो वो धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में आ जाता है, और धीरे धीरे जब उसकी इसके स्पीड कम होगा तो वो धीरे धीरे रिवर अपने जो पार्टिकल्स लाया डिपॉजिट करने लग जाएगा, और ओल्ड स्टेज में तो पूरा डिपॉजिट करने लग जाता है, फ्लड प्लेन बनाता है, डेल्टा बनाता है। तो जो अपने साथ इरोजन करके पार्टिकल्स लाया है उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, यस टेल मी, डिपोजिशन होगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल देखा जाए तो वेदरिंग जो होता है फर्स्ट होता है इन ए सीक्वेंस, और इरोजन उसके बाद होता है, एंड देयर आफ्टर एट थर्ड पोजीशन आपका डिपोजिशन होता है। तो आपने देखा कि व्हाट इज डेनुडेशन को आप क्या कहेंगे, इट इज इन सेक्वेंशियल फिनोमेना, इन इट इज अ सेक्वेंशियल फिनोमेना ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। क्या कहेंगे आप, व्हाट इज डेनुडेशन? यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेनुडेशन, यस, डेनुडेशन क्या है, इट इज इन सेक्वेंशियल फिनोमेना ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। It is in a sequential phenomena of weathering, erosion and deposition. I think denudation is clear. Denudation is clear. तो in today's class हमने एक आइडिया लिया कि in the today's class हमने ये समझा कि जियोमॉर्फिक फोर्स डिवाइडेड इनटू एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स में डिवाइड हुआ है, और उसके बारे में हम लोग जियोमॉर्फिक फोर्स कल की क्लास में हम समझ चुके थे। आज थोड़ा सा एक्सोजेनिक फोर्स समझाया एंड एंडोजेनिक फोर्स समझाया, और आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स कि एक्सोजेनिक फोर्स जो एक्सटर्नल है अर्थ पे जो लगता है वो कौन सा है, वेदरिंग है, इसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, एंड इरोजन में एक है आपका जो रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड ओशियानिक वेव के द्वारा किया जाता है। और आपको बताया कि वेदरिंग आई विल टेक 3 days टू कंप्लीट, एंड आपका इरोजन 12 days, जिसमें रिवर लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, विंड, ओशियानिक वेव सारा कुछ रहेगा। इसके बाद आपको समझाया कि व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है, एक फिजिकल फैक्टर समझाया कि फिजिकल फैक्टर के द्वारा डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, रॉक अपनी जगह ही कैसे इन सीटू में टूट रहा है। फिर केमिकल के द्वारा आपको कैसे रॉक अपना वेदर्ड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, वाटर के द्वारा कैसे हो रहा है। एंड देन हमने देखा कि एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे रॉक को तोड़ रहे हैं। उसके बाद हमने आपको डेफिनेशन तैयार कर दिया कि व्हाट इज वेदरिंग, और वेदरिंग का डेफिनेशन आपको बता दिया कि इट इज एन स्टैटिक फोर्स इन विच देयर इज एन डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इनटू पार्टिकल्स ऑफ रॉक बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर इन situ। तो वेदरिंग का डेफिनेशन समझा दिया। देयर आफ्टर आई एंटर्ड इनटू, यस टेल मी, इरोजन। और इरोजन को मैंने बोला कि इरोजन तभी होगा जब रॉक जो होंगे वेदर्ड हो गए होंगे, और उसी को हटाने की प्रक्रिया को, दैट रिमूवल इज नोन एज इरोजन। तो वेदर्ड पार्ट को हटाने के लिए तो हमने क्या बोला, इट इज अ डायनामिक फोर्स इन विच देयर इज अ रिमूवल ऑफ वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक बाय erosional agent like river, glacier, wind and oceanic wave and followed by transportation। और इरोजन समझने के बाद हमने बोला कि सबसे पहले क्या होता है वेदरिंग एंड इरोजन। बाय चांस क्वेश्चन आ जाए आपको कि वेदरिंग क्या है, वेदरिंग में इट इज हैपनिंग इन द सीटू और इट इज अ डायनामिक, तो आपको बताना होगा इट इज एन स्टैटिक फोर्स। प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज वेदरिंग, तो आपको वहां पे बताना होगा इट इज एन स्टैटिक फोर्स। इरोजन कैसा है, डायनामिक फोर्स है, यस। एंड फिर हमने देखा व्हाट इज डेनुडेशन। डेनुडेशन के लिए बोला इट इज इन सेक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ, और इट इज इन सेक्वेंशियल फिनोमेना ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो ये आपने डेनुडेशन देखा। और कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। कल जो होगा आपका फिजिकल वेदरिंग होगा, क्योंकि वेदरिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 parts,
3 पार्ट्स, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में हम लोग देखेंगे ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? देयर आफ्टर वी विल सी, और साथ में सॉइल का फॉर्मेशन भी समझेंगे हम लोग। एंड सॉइल मतलब कैसे ये रॉक से टूटकर बन रहा है। सॉइल फॉर्मेशन तो आप अदरवाइज बायोज्योग्राफी में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक आइडिया मिलता चला जाएगा आपको। देन विल सी व्हाट इज फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होता है? इसके बाद आप देखेंगे एक्सफोलिएशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सफोलिएशन? एक्सफोलिएशन देखेंगे आप। एंड उसके बाद सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। तो ये फिजिकल वेदरिंग में कल आपको मैं समझाऊंगा। पहले फिजिकल वेदरिंग आपको समझाऊंगा। फिजिकल वेदरिंग का आज आइडिया दे भी दिया मैंने, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स हैं। सो इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, पूरा अच्छे से जाइए, आप लाइक करिए, वीडियो को लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए। एंड डेली बेसिस पर आपको अच्छे से नॉलेज आपको दिया जाएगा।